हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्लास 9 साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ऑब्जेक्टिव है वो 120 क्वेश्चन है और बहुत मेहनत के साथ एकदम हर एक क्वेश्चन को निकाला गया है। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ मेहनत करिएगा और आप लोग भी आंसर कमेंट में करके बताइएगा और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही गया 120 में। चलो बुआ, हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है कि कहता है आपके सामने पहला सवाल कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन तेल का मतलब मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, बी टंगस्टन, सी में सोडियम बाबू और डी में मैग्नीशियम। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, सोडियम। सोडियम का संकेत की बात किया जाए तो Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 23 होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। रीज़न क्यों कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? क्योंकि जो सोडियम होता है ना बुआ, वो वायुमंडल में अगर हम खुला छोड़ देते हैं सोडियम को, कहाँ? वायुमंडल में अगर हम सोडियम को खुला छोड़ देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखने से क्या होता है ना कि वह आग नहीं पकड़ता है, वह बिल्कुल सुरक्षित बाबू रहता हो। सोडियम से किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलते हैं बुआ सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर आपके सामने दूसरा में क्या नज़र आएगा देख लेते हैं बुआ। दूसरा सवाल में लिखता है, क्या लिखता है दूसरा सवाल में कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से किस धातु को प्राप्त करते हैं? मैग्नीशियम को, सोडियम को, एल्युमिनियम को, नन ऑफ दिस। तो अब वो एल्युमिनियम को याद रखना बुआ, इसका सही ऑप्शन एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम का संकेत हो जाएगा ए, परमाणु संख्या 13 और 12वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति करते हैं? एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। एल्युमिनियम का संकेत Al, परमाणु संख्या 13 और 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और याद रखना इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 27 होता है। अगला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है? सवाल में लिखता है बुआ, क्या लिखा गया है? कहता है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कौन ऐसा धातु है जिसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी या प्लेटिनम या सोडियम या लोहा या तांबा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, सोना, चांदी, प्लेटिनम में किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यह संचारण नहीं हो पाता है, अर्थात ये सुरक्षित रहता है बुआ। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आप देख सकते हैं क्या लिखता है कि कौन सी अधातु बुआ, देखना ध्यान से, कौन सी अधातु कमरे के तापक्रम पर व द्रवावस्था में होती है? बात है अधातु का। तो अगर अधातु की बात कहा जाएगा तो अधातु में याद रखना बुआ ब्रोमीन। अधातु की बात कहेगा तो ब्रोमीन, और अगर आपसे कहा जाएगा कि धातु तो धातु में याद रखना पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है बहुत फेमस। अधातु में ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा या मरकरी मारेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि कौन अधातु कमरे के तापक्रम द्रवावस्था में, तो क्या मारिएगा? ब्रोमीन मारिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ब्रोमीन का संकेत Br लिखल है और परमाणु संख्या इसका 35 होता है, याद रखना बुआ। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल नंबर में लिखता है कि कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। देखो अधातु लिखा और विद्युत का सुचालक है, सल्फर या प्लास्टिक या ग्रेफाइट या आयोडीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ सी, ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं, याद है? ब्लैक कलर का जो पेंसिल ना होता है, ब्लैक बुआ, लकड़िया के अंदर में जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं ना ग्रेफाइट कहते हैं। उसमें विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात करंट का प्रवाह होता है। अगला लिखता है बुआ, क्या लिखता है कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? आर्गन का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। आर्गन का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। तो कौन 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है और निष्क्रिय गैस बनता है? तो याद रखना बुआ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का होता है 2 8 2। तो याद करना 2 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसके 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो याद रखना बुआ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर, पीतल किसका उदाहरण है?
पीतल किसका उदाहरण है? धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का कि यौगिक का? तो पीतल जो है वो मिश्र धातु का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बुआ सी हो जाएगा। पीतल किसका है? मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, जिसमें कॉपर और प्लस में बाबू जिंक होता है। कॉपर और क्या होता है? जिंक होता है। पीतल में क्या होता है? जिंक और कॉपर होता है, याद रखना बुआ। चलते हैं अगला सवाल। अगला नंबर 8 नंबर में क्या लिखता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये वाला क्वेश्चन बुआ 10th का है, फिर भी आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कौन है बुआ? पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम याद रखना बुआ। चलते हैं अगले सवाल। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक की उदासीन की? इनमें से कोई नहीं। तो धातु की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। एक बात और ध्यान रखना, धातु जो होते हैं अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और धातु के बाह्यतम कक्षा में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और धातु जो होते हैं बाह्यतम कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। बाह्यतम कक्षा से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज होता है। अगर एक त्याग करेगा तो 1 प्लस रहेगा, 2 त्याग करेगा तो 2 प्लस रहेगा, 3 त्याग करेगा तो 3 प्लस रहेगा। तो याद रखना हुआ, धातु त्याग करके विद्युत धनात्मक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। पारा या मरकरी? पारा या मरकरी, याद रखना पारा का संकेत बाबू याद रखना Hg होता है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। और याद रखना वो पारा का संकेत Hg होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। पारा का संकेत Hg और परमाणु संख्या कितना होता है? 80। तो पारा मरकरी किस आयस्क कौन है? तो याद रखना HGS। देखो बुआ साफ लिखल है HGS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या लगता है बुआ? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, मतलब स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बना होता है। किससे बुआ? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने देख रहे हैं 12 नंबर सवाल कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम का मतलब होता है बुआ सबसे अच्छा सुचालक कौन है? एल्युमिनियम की, लोहा की, सिल्वर मतलब चांदी की, कॉपर मतलब बाबू या तांबा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी। Ag का मतलब होता है सिल्वर, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 47। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है बुआ? चांदी होता है, जिसका संकेत क्या होता है? Ag। और परमाणु संख्या कितना होता है? 47। चलते हैं बाबू 13 नंबर सवाल। आप लोग मारिए आप लोग ही, और बुआ बेहतरीन के साथ देखते चलिए। उपधातु कौन है? 13 नंबर सवाल में उपधातु कौन है? तो चलते हैं 13 नंबर सवाल में उपधातु कौन है? उपधातु को हम देख लेते हैं। उपधातु क्वेश्चन में क्या था 13 का? उपधातु कौन है? उपधातु कौन है? तो यहाँ लिखा रहा है Sb या Fe या Ni या Cu, मतलब एंटीमनी या लोहा या निकेल या कॉपर। तो इनमें से कौन जो है उपधातु है? तो आप देखना ऑप्शन नंबर ए बुआ एंटीमनी। ऑप्शन नंबर क्या? एंटीमनी। चलते हैं अगला सवाल। सोने की शुद्धता की माप, सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है? कैरेट में या किलोग्राम में या मीटर में या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। किसमें की जाती है? कैरेट में। एक सवाल और आता है, सोने की शुद्धता की माप किस चिन्ह से की जाती है? चिन्ह याद रखिएगा तो बाबू याद रखिएगा हॉलमार्क। चिन्ह अगर पूछेगा तो क्या मारेंगे? हॉलमार्क। कि सोने की शुद्धता की माप किस चिन्ह में की जाती है? तो हॉलमार्क में की जाती है। लेकिन सवाल यहाँ है क्या चीज़ कि सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है? तो कैरेट में की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट या 22 कैरेट या 26 कैरेट या इनमें से कोई नहीं? तो जो शुद्ध सोना होता है वो आप लोग देख रहे हैं, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि आभूषण बनाने में कितना कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो 22 कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल कि कौन धातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाई जाती है? देखो अब की बार धातु बोला हुआ, अब की बार क्या बोला? धातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो होगा बुआ कौन? मरकरी या पारा होगा, जिसका संकेत होता है बुआ Hg और परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। क्या सवाल आपके सामने है कि लिखता है सीसा मतलब लेड और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा या लेड और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर या टांका या स्टील या तांबा या कांसा? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सोल्डर या टांका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सोल्डर या टांका हो जाएगा। अगला सवाल आप सामने देख रहे हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं बुआ, तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं।
सवाल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? अक्रिय या निष्क्रिय है, या क्रियाशील है, या सक्रिय है, या उदासीन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब के सब बाबू अक्रिय, सब के सब कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। और इसे 18वें वर्ग में रखा गया है। कितना वर्ग में नंबर में रखा गया? 18वें वर्ग में रखा गया है, जिसके बाह्यतम कक्षा में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सिर्फ वह छोड़ करके, एक याद रखना है, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए हुआ यह इसके निष्क्रिय है। अगला सवाल, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है, या लोहा का अयस्क है, या जस्ता का, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। अगला नंबर सवाल की ओर चलें तो 20 नंबर सवाल में लिखता है कि कौन धातु विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है? कौन धातु विद्युत का सबसे कम चालक होता है? सबसे कम, तांबा या लेड या सीसा या आयरन या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इस 20 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि कितना आपका सही गया है बुआ। चलते हैं 20 क्वेश्चन के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 21 नंबर सवाल में क्या लिखता है? बहुत ईजी सवाल दिया गया है। अगला है कि सबसे अधिक कठोर कौन है? जो 4 ऑप्शनल है, इस 4 ऑप्शनल में ढूंढिए कि सबसे अधिक कठोर कौन है। हीरा है, या सबसे अधिक कठोर बुआ कौन है? लोहा है, या सबसे अधिक कठोर पत्थर है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक कठोर की बात किया जाए तो सबसे अधिक कठोर कौन है? हीरा। सबसे अधिक कठोर की बात किया जाए तो सबसे अधिक कठोर कौन है बुआ? हीरा है बुआ। हीरा की अगर हम बात करें तो हीरा जो है ना वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ये बाबू पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है, लेकिन प्रकाश की किरण बाबू पार नहीं कर पाती है। प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती। अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण प्रकाश की किरण इसे पार नहीं कर पाती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल और बुआ हीरा से संबंधित कि हीरा चमकता है, याद रखना बुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकीला नजर आता है। सवाल आगे की ओर चले तो लिखता है कि किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? मतलब कौन ऐसा गुण है जिस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? कौन? तन्यता, या आघात वर्धनता, या कठोरता, या कोई नहीं। तो याद ना वो तन्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तन्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तन्यता होगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल लिखता है कि 2 या 2 से अधिक धातु हो, चाहे धातु हो और अधातु हो, के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मतलब 2 या 2 से अधिक धातु हो, चाहे धातु और अधातु हो, के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? धातु या अधातु या मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उसे मिश्र धातु कहते हैं। आगे सवाल आप देख रहे हैं, लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क किसे माना गया? लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क किसे माना गया? तो याद रखना हुआ हेमाटाइट को माना गया। लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क किसे माना गया है? हेमाटाइट को माना गया है। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? 25 नंबर सवाल में लिखता है कि सिलिकॉन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है ना वह किस प्रकार का क्या है? वह उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? वह उपधातु है। हम लोगों ने पढ़ा होगा, बोरॉन पढ़ा होगा, सिलिकॉन पढ़ा होगा, जर्मेनियम पढ़ा होगा, आर्सेनिक पढ़ा होगा, एंटीमनी पढ़ा होगा, टेलुरियम पढ़ा होगा, पोलोनियम पढ़ा होगा। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम ये सब के सब पढ़ेंगे, वो हमारा क्या? उपधातु पढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा हो, जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिस मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, या पीतल कहा जाता है, या कांसा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू मेरे प्यारे दोनों, इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। 27 नंबर सवाल पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि कौन धातु सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धन्य है? कौन जो धातु है वो सबसे अधिक तन्य है और आघात वर्धन्य है? सोना या चांदी या प्लेटिनम या बाबू इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धन्य की बात किया जाए तो वह है सोना। सोना जिसका संकेत होता है वह AU और परमाणु संख्या होता है कितना? 79।
तो सोना का संकेत Au होता है और परमाणु संख्या कितना होता है 79, और ये सबसे अधिक तन्य भी है और सबसे अधिक आघातवर्धन भी है। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा गया कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखना हुआ 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना? 1 ग्राम सोना से कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 28 के बाद हम लोग सवाल आते हैं 29 की ओर। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं आगे। कौन अधातु चमकीला है? अगर धातु की बात करें तो धातु चमकीला होबे करता है, लेकिन अधातु में कौन चमकीला है? अधातु में कौन चमकीला है? आयरन है या कार्बन है या लोहा है या बुआ इनमें से कोई नहीं। आयरन नहीं हुआ, आयोडीन लिखा है, सॉरी क्या लिखा है बुआ? आयोडीन लिखा है। ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है? आयोडीन लिखा है। तो सही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आयोडीन जो होता है वो अधातु है, लेकिन ये चमकीला होता है। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन रहेगा तो ग्रेफाइट को टिक करेंगे। हीरा बुआ, हीरा है अधातु का हिस्सा में आता है, लेकिन ये हमारा चमकीला है, लेकिन अधातु के हीरा में नहीं आता। ऑप्शन नंबर याद ना बुआ, ग्रेफाइट रहेगा और आयोडीन रहेगा, तो दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों को मारेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 30 नंबर सवाल तो दोहरा गया हुआ कि किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं आसानी से? तो याद ना ऑप्शन नंबर ए हो जाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 31 सवाल आपके सामने है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग करते हैं। हम लोग ये पहले कर चुके हैं बुआ। शुद्ध सोना तो होता है 24 कैरेट का, हम बता चुके हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसमें से 2 कैरेट बउआ मिला दिया जाता है पीतल को, या मिला दिया जाता है तांबा को, मिला जाती है 2 कैरेट तांबा को मिला देते हैं। अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? सोना है या लिथियम है या प्लेटिनम है या यूरेनियम है? तो बताओ बाबू, सबसे इनमें कौन सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम बाबू याद रखना, यू और 92 इसका संकेत है। 92 बाबू परमाणु संख्या, और यू जो है बुआ इसका संकेत है। याद रखना सबसे भारी धातु यूरेनियम। सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम, याद रखना सबसे हल्की धातु। चलते हैं अगला है ये बुआ 33 नंबर सवाल में कि सबसे हल्की धातु कौन है? सोना है, लिथियम है, प्लेटिनम, यूरेनियम। तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम, जिसका संकेत होता है Li। संकेत Li और परमाणु संख्या 3। संकेत क्या बोले? Li और परमाणु संख्या कितना? 3। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम का संकेत Na बाबू। अगला सवाल, लोहा की परमाणु संख्या कितना है? लोहा की परमाणु संख्या कितना है? तो लोहा की परमाणु संख्या बाबू 26 है। इसका संकेत क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या कितना हुआ? 26। अगला सवाल, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है बुआ? कार्बन, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का संकेत होता है C। इसकी परमाणु संख्या होता है 6। तो कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उप धातु है? तो कार्बन वो अधातु है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, कार्बन की परमाणु संख्या, अभी हमने कहा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन कि कार्बन कि हाइड्रोजन कि फास्फोरस? तो कौन अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कौन अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। अगला, किस धातु को हथेली पर रखने हैं तो वह पिघलने लगता है? कौन सी धातु को हथेली पर रखते हैं बुआ तो पिघलने लगता है? इसका आंसर मारिए बुआ। सोना या लिथियम या गैलियम और सीजियम या यूरेनियम? तो कौन सा ऐसा धातु है जिसको हथेली पर रखते हैं तो पिघलने लगता है? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखते हैं तो पिघलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गैलियम का संकेत होता है बुआ, याद रखना Ga, और सीजियम का संकेत होता है बुआ Cs। गैलियम का संकेत होता है Ca और सीजियम का संकेत Cs। शायद सीजियम 55 सीजियम होता है और 31 में शायद गैलियम होता है। देख लेना बुआ आगे। अगला सवाल आपके सामने 40 नंबर सवाल में लिखता है कि नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया के भी नाम से जानते हैं,
नीला थोथा का मतलब जिसको हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू 7H2 होता है, या CSO4 इंटू 5H2 होता है, या FeSO4 इंटू 7H2 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो नीला तोता का होता है CSO4 इंटू 5H2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बुआ CuSO4 इंटू 5H2। अगर हरा तोता कहेगा तो याद रखना FeSO4 इंटू 7H2, FeSO4 इंटू 7H2, FeSO4 इंटू 7H2 हरा कहेगा तब। हरा तोता कहेगा तो FeSO4 इंटू 7H2। अगला सवाल, बेकिंग पाउडर क्या लिखता है कि बेकिंग पाउडर मतलब होता है खाने वाला सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताओ बुआ, बेकिंग पाउडर हो या खाने वाला सोडा हो, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 होगा, या CaCO3 होगा, या CaO होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। आगे बता दें CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं और चूना पत्थर भी कहते हैं। ये हुआ CaO जिसको कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना कहा जाता है, और इसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ हम बात करें बुआ, बिना बुझा हुआ की बात करें। अगला सवाल, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? बता दें अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अगर कम होगा तो वह कहलाएगा बुआ अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो कहलाएगा बुआ क्षारीय कहलाएगा। लेकिन अगर 7 के बराबर होगा तो वह क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। तो तीनों बात याद रखना, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो बताओ बुआ, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल में लिखता है धोने वाला सोडा। क्या लिखता है बुआ? ध्यान देना, अगला सवाल में लिखता है कि धोने वाला सोडा। क्या लिखा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखना हुआ Na2CO3 इंटू 10H2O है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो देख लेते हैं 43 का आपके सामने। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर क्या होने वाला है? यहाँ देखोगा 43 का आंसर आपके सामने आ गया। Na2CO3 इंटू 10H2O ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। Na2CO3 इंटू 10H2O ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये जो इसको बुआ जिप्सम कहते हैं। CSO4 इंटू TH2O को 2H2O को जिप्सम कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। CSO4 इंटू 2H2O को जिप्सम कहते हैं। और HCl जो आप देख रहे हैं ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका शरीर कम बुआ पेट में निकलता है, वो 1.4 इसका pH मान होता है। आगे सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, देखो आ ही गया। बताओ बुआ, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? अभी हमने क्या बताया था, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए CSO4 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर ए CSO4 इंटू, ये हो गया बुआ NaHCO3 का हो गया बुआ हमारा। अभी हमने कहा था खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा हमने कहा था या बेकिंग सोडा कहा था। 45 सवाल, 45 नंबर सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है? 45 नंबर सवाल में आपके सामने क्या नज़र आ रहा है कि ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए Na2SO4 इंटू 10H2O। Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O होगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब याद करना, जब हड्डी वगैरह टूट जाता है ना बुआ, हड्डी वगैरह जब टूट जाता है तो उसको सही जगह पे स्थिर कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, और ऊपर से बाबू हम लोग क्या कर देते हैं, डॉक्टर लोग प्लास्टर कर देते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर बैठा करके प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CSO4 इंटू ½ H2O। फिर बता दें फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या होता है? CSO4 इंटू ½ H2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए CSO4 इंटू ½ H2O होता है। चलते हैं अगला सवाल, कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो बता दें यहाँ से कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड आते हैं, अधातु के वो कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। इस लाइन को याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो बता बुआ इसमें से कहता है अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड जो है अधातु का ऑक्साइड। चूँकि कैल्शियम धातु है तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय हो गया, मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय हो गया। तो सल्फर हमारा क्या है? अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
अगले सवाल, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अभी पढ़े थे बुआ। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड बी क्षारीय होते हैं। अगला 49, CaOCl2। CaOCl2 का रासायनिक नाम या प्रचलित नाम क्या है, वो रासायनिक नहीं, प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या धोने वाला सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होगा, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होगा। अगला सवाल आपके सामने 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल में लिखता है कि डंक मारने वाले जीवों जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया या नेटल पौधा हो गया में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना बुआ, बिच्छू हो जाए, चाहे चींटी हो जाए, चाहे मधुमक्खी हो जाए, चाहे बिड़नी वगैरह हो जाए, उन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बुआ इनमें से सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर चलते हैं। 51 नंबर सवाल कि मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जब खून के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जिसके कारण ना व्यक्तियों को दर्द होता है शरीर में बुआ। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है कि मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जब बताइए खून के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जिसके कारण बेचैनी होती है, दर्द होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या दोनों। तो वह सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है क्या, CO। अगला सवाल वो हम लोग देखो इसको कर चुके हैं कि शल्य चिकित्सा का मतलब होता है अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या व्यंजक चूर्ण का या बेकिंग सोडा का। तो बताओ बुआ, प्लास्टर, ऐसे बुआ आधा प्लास्टर करवाने जाते हैं, तो याद ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अभी बुआ इसके पहले सवाल हम लोगों ने किया है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे झुनझुनों। बताइए बुआ कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। आगे सवाल 54 नंबर सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। यहाँ बोल दिया है बुआ शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल है या HCl या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है बुआ इनामेल, जो दांतों की ऊपरी परत में पाया जाता है। यह दांतों को सुरक्षा करता है और बना होता है बुआ CA3PO4 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या, नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो याद रखना इनामेल का सबसे कठोरतम पदार्थ है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका सूत्र है हुआ CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलते हैं अगला सवाल की ओर। दंत मंजन हो या टूथपेस्ट हो, मतलब हम लोग जो दंत मंजन रेड वाला जो करते हैं बुआ या टूथपेस्ट जो करते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है या अम्लीय होती है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दंत मंजन की प्रकृति क्षारीय होती है बुआ, रट जाइएगा। दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला बुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अगर हम सूत्र करें तो फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बउआ दुकान में इनो के नाम से जाना जाता है। याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको इनो के नाम से दुकान में हम लोग फेमस करके रखे हैं बुआ, और ये इनो का प्रयोग तब करते हैं जब पेट में अनपच की स्थिति आती है, तब अनपच की स्थिति आती है तब इनो का प्रयोग करते हैं। तो इसका pH मान पूछा जा रहा है, तो याद रखना बुआ 10.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे तो बुआ प्लेटलेट्स का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बहते हुए रक्त को प्लेटलेट्स क्या करता है, जमाने का काम करता है, पर इसमें ऑप्शन में प्लेटलेट्स नहीं ना है। ऑप्शन में है खाने वाला सोडा, ऑप्शन में है नौसादर, ऑप्शन में धोबन सोडा, ऑप्शन में फिटकिरी। तो याद करो बुआ जब दाढ़ी वगैरह बनाने व्यक्ति जाते हैं तो कट जाता है, तो देखते हैं एक बर्फ़ लगाता है, उसको फिटकिरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसका काम है बुआ अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं से बचाना भी और बहते हुए खून को रोक देना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
दूध से जब दही बनता है तो पहले बताओ कौन सा परिवर्तन है? तो याद रखना वो रासायनिक। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। पर कहता है कौन सी क्रिया होती है? अपघटन का, या प्रकाश संश्लेषण का, या किण्वन का, या उत्सर्जन का? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किण्वन की क्रिया होती है जब दूध से क्या बनता है? दही। लेकिन कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक है। अगला, मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ के नाम से जानते हैं वो याद रखना, उपास्थि की लिगामेंट की एपिथेलियम की टेंडन। तो याद रखना मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग ना टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो टेंडन कहते हैं। मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि हड्डी तथा हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट कहते हैं। याद रखना, हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। पर यहाँ सवाल आपके सामने क्या था कि मांसपेशी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो टेंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल आपके सामने क्या नजर आ रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको हम फिर से बना सकते हैं। तो क्या हम कोयला को बना सकते हैं फिर से? कोयला को बनने में 20 करोड़ वर्ष से ज़्यादा लग जाता है। उसी प्रकार खनिज तेल को बनने में 20 करोड़ वर्ष से पहले पूरा ज़्यादा लग जाता है। इसका मतलब है नवीकरणीय संसाधन इन दोनों में से कोई नहीं है। तो देखते हैं 60 का कौन होगा। तो लिखता है वो नवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जिसे हम पुनः बना सकते हैं। तो पवन ऊर्जा को वो बना सकते हैं पुनः। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल कहता है पवन ऊर्जा कौन संसाधन है? अभी हमने कहा पवन ऊर्जा कौन संसाधन है? वो नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पवन ऊर्जा कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। CFC का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका ऑप्शन है बुआ रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में, एयर कंडीशन में, या जेट इंजनों में, या इनमें सभी। तो बुआ CFC सभी जगह से निकलता है, सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी, यह सभी जगहों से निकलता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत फेमस 10वां के लिए तो बुआ एकदम ये बुआ रामबाण है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, या यकृत, या लीवर है, या जठर ग्रंथि है, या पैरोटिड ग्रंथि है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना बुआ, वो क्या है? यकृत है बुआ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। लेकिन अगर पूछा जाए दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। पहली बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अगला, अमरबेल। क्या हमने कहा बुआ? अमरबेल। यकृत से क्वेश्चन और याद रखना बुआ, यकृत से बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाता है। यकृत से बुआ एक रस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पीत रस कहते हैं। यकृत से एक रस निकलता है जिसको हम लोग पीत रस कहते हैं। यकृत से एक रस निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीत रस कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन था बुआ। अगला सवाल था, अमरबेल या मलेरिया परजीवी क्या है? अमरबेल या मलेरिया परजीवी क्या है? मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है, प्राणी संपोषी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बुआ, परजीवी है। परजीवी, जिसको हम लोग परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। चलते हैं आगे सवाल की ओर। 65 नंबर सवाल में लिखता है कि बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? मतलब बच्चों में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन होता है, या इरेप्सिन होता है, या ट्रिप्सिन होता है, या रेनिन होता है। तो बच्चों में बाबू रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो दूध को पचाने का क्या करता है? काम करता है। 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन पहले बाबू कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है जहाँ से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम है बउआ चीनी का पाचन करना। किसका काम? इंसुलिन का काम है चीनी को हम लोग कहते हैं शर्करा भी कहते हैं। तो शर्करा को पचाने का काम करता है कौन? इंसुलिन। अब सवाल आती है आपके सामने में कि इंसुलिन से बीमारी कौन होता है? तो बीमारी होता है मधुमेह। मधुमेह को हम लोग चीनिया भी कहते हैं। मधुमेह को हम लोग चीनिया कहते हैं। कोई कोई डायबिटीज़ भी कह देता है, और कोई कोई ना इसको शुगर भी कह देता है।
तो मधुमेह याद रखना। अगला, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बुआ? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो है बुआ वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। अगला सवाल, सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? सीरम क्या है? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा या फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा या नेफ्रॉन या कोई वाट? तो वह सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। और इसी सीरम से बाबू बीमारी की जांच होती है, इसी सीरम से बीमारी की क्या होती है? जांच होती है। चलते हैं 69 नंबर सवाल। कहता है लाल रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है? लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ये तो आपको पता है बुआ कि खून का रंग जो होता है वो लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल तो है बुआ, तो सही है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल 70 नंबर सवाल में लिखता है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र कहो चाहे परिसंचरण तंत्र कहो, किसमें पाया जाता है? केचुआ में, तितली में, कॉकरोच में, तिलचट्टा में, कि बिल्ली में, कि पक्षी में, कि मनुष्य में? तो खुला जो परिवहन तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, तितली, केचुआ, कॉकरोच, तिलचट्टा में पाया जाता है। 71 नंबर सवाल में लिखता है कि किसमें केंद्रक नहीं होता है? किसमें केंद्रक नहीं होता है? लाल रक्त कण में, कि श्वेत रक्त कण में, कि दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सही नंबर हो जाएगा ए, लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में हम लोगों ने पढ़ा होगा मेढक और ऊँट, मेढक और ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि मनुष्य वगैरह में, जानवरों वगैरह में और वगैरह में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो पाया जाता है वह डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, या वह श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, जिसकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है। तो शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। 72 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन भोजन, ऑक्सीजन और बेकार पदार्थों का परिवहन करता है? बेकार पदार्थों का परिवहन, भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मतलब किसके साथ मिलकर ये जाता है? रक्त या रुधिर के साथ जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाता है, कि ऑक्सीजन के साथ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू रक्त या रुधिर के साथ जाता है, याद रखना, भोजन, ऑक्सीजन और बेकार पदार्थ। अगला सवाल आपके सामने है 73 में लिखता है कि विद्युत फ्यूज का तार, विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तांबे और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, लोहा और पीतल की मिश्र धातु का बना होता है, कि दोनों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ये, तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। चलते हैं अगला सवाल पे, 74 नंबर सवाल। पनबिजली के उत्पादन में, मतलब पानी के द्वारा जब बिजली का उत्पादन करते हैं तब विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा से प्राप्त की जाती है? गतिज ऊर्जा से, या रासायनिक ऊर्जा से, या स्थितिज ऊर्जा से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बुआ स्थिति ऊर्जा, बेटर ऑप्शन क्या होगा? स्थिति ऊर्जा। लेकिन कभी कभी गतिज ऊर्जा को भी मार सकते हैं, पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बुआ। अगला सवाल, कौन अक्रिय गैस है? कौन अक्रिय गैस है? नाइट्रोजन, जेनॉन, क्लोरीन, की ऑक्सीजन? अक्रिय का मतलब निष्क्रिय हुआ, अक्रिय का मतलब निष्क्रिय गैस कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा हीलियम, आर्गन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी हो जाएगा, जो है अक्रिय गैस है। 74 के बाद हम लोग 75 की ओर आते हैं। 75 में क्या कहता है? 74, 75 की 76 देखते हैं क्या लिखता है कि तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है? हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित जो रखा जाता है, अधिकतर किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का जो सूत्र है वो है 2n², जहाँ n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या, n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। अगर एक कक्षा रहेगा तो इसको निकालने का तरीका 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुना 1 का मतलब हो जाएगा 2। अब वह दूसरा कक्षा रहेगा तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, मतलब 2 गुना 2 दूनी का 4, तो हो जाएगा दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन।
तीसरा कक्षा कहेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, मतलब 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार से हम लोग n का मान बढ़ाते चल जाएंगे। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सब क्वेश्चन क्या था कि तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला याद रखना 2n का स्क्वायर, फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। अगला सवाल आपके सामने है, क्या लिखता है बुआ कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है। तो कहता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर भार जो होता है वस्तु के भार का 1/6 होता है। तो 60 गुना 1/6 करेंगे तो 6 दहें के 60, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर वो अगला 78 नंबर सवाल में लिखता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है व्यावसायिक मात्रक की बात किया जाए तो किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, तो घंटा यहाँ छूट गया, तो ऑप्शन नंबर बुआ याद रखना सी होता है। अगला सवाल, जूल का मात्रक, जूल केकर मात्रक है। जूल मात्रक है किसका, कार्य और शक्ति का, नहीं कार्य का तो है वह, शक्ति का नहीं है। शक्ति और ऊर्जा का नहीं है। बल का ये तो ये सही मात्रक उसका वो न्यूटन होता है, नहीं है। कार्य का ये सही मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का भी ये सही मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वाट किसका ये सही मात्रक है, अभी पढ़े थे वाट जो है वह शक्ति का सही मात्रक। वाट किसका सही मात्रक है, शक्ति का सही मात्रक है। अगला, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, कि दोनों की कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश तरंगे पूछा जाता है तो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश जो होता है वह कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ होता है। पर ध्वनि तरंगे वह अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल की ओर कहता है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, तो और तरंगदैर्घ्य वह 0.7 मीटर है। तो ध्वनि का वेग, तो वेग बताओ। तो v बराबर हम लोगों ने पढ़ा होगा एन लेमडा। v बराबर कौन लेमडा, फिर से समझना, v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। तो एन का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मान है 512, अगुने लेमडा का मान है वह तरंगदैर्घ्य 0.7, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, और 7 से कम 7, एक हो जाएगा 8, और 7 5 हो जाएगा 35, एक अंक के बाद 10 मतलब 358.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। v का मतलब वेग, एन का मतलब आवृत्ति, और लेमडा का मतलब होता है वह तरंगदैर्घ्य। कौन यांत्रिक तरंग है, कौन यांत्रिक तरंग है। तो याद रखना बुआ, यांत्रिक तरंग की बात किया जाए तो यांत्रिक जो तरंग है वह ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 84 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। 84 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है कि 84 नंबर सवाल में था रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट काम करता है बुआ याद रखना समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर आपके सामने आते हैं। संवेग कौन राशि है, संवेग कौन राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग वह जिसमें वेग लगा रहेगा वो समझ लेना वो सदिश राशि है। वेग लगल है तो सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदिश राशि है। अगला सवाल आपके सामने 86 नंबर में लिखा हुआ है कि कोई वस्तु 8 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है और 12 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है। तो वस्तु की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर वह तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ 8 मीटर है, कुल दूरी यहाँ 12 मीटर है। तो हो जाएगा 12 या 8 का मीटर 20 मीटर, और कुल समय 4 सेकेंड यहाँ लग गया और 6 सेकेंड यहाँ लगा, तो 6 4 10 सेकेंड लग गया। तो 10 दूनी 20, इसका मतलब हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हुआ, ए हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले सवाल पे। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। अगर बल का एसआई मात्रक पूछता तो एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है वो 10 के पावर 5 डाइन। ये भी आपको याद रखना होगा, लेकिन सीजीएस मात्रक पूछा तो डाइन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल, 2 kg द्रव्यमान वाले, क्या कहता है 2 kg द्रव्यमान वाले, मतलब m का मान हो जाएगा आपका हुआ 2, और 10 न्यूटन मतलब f का मान हो गया कई न्यूटन, 10 न्यूटन। तो त्वरण का मतलब a का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा f बराबर क्या, ma। f का मान 10 है, m निकालना है,
और ए का मान कितना है बउआ, ए का मान 2 है, तो एम का मान निकालेंगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ए का मान, एम का मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आप देख रहे हैं बुआ, बताओ ऑप्शन नंबर क्या इसमें देख रहे हैं, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण 5 सॉरी त्वरण निकालना था, उल्टा हो गया वो, उल्टा हो गया, सॉरी गलती हो गया वो, गलती हो गया सॉरी, माफ़ी करिएगा। एम बराबर कितना हो गया 2, एफ बराबर कितना हो गया बुआ 10। हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम एम। एफ का मान हो गया 10, एम का मान बउआ दे दिया है 2, ए का मान पूछ रहा है, तो गुना करेंगे तो 2 × 5 10 कट जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 89 नंबर सवाल में लिखता है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब एम का मान हो गया बुआ 5, 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग, वेग का मतलब हो गया v का मतलब हो गया 4, उस वस्तु का समवेग क्या होगा, समवेग को बुआ हम लोग लिखते हैं p से, तब p बराबर होता है फॉर्मूला mv, m का मान बउआ 5, v का मान बउआ 4, तो 5 चौक हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, देख लो ध्यान से, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बुआ बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, 10 इंच को बदलो बुआ, 10 इंच को मीटर में बदलो, तो 10 इंच बराबर कै मीटर होता है, तो 10 इंच बराबर होता है बुआ 0.254 मीटर, 10 इंच बराबर 0.254 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 91 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल आपके सामने नज़र क्या आ रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है कि सेकेंड होता है कि कैंडेला होता है कि मोल होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है बुआ। प्रतिरोध का मतलब लिखते हैं आर, आर का एसआई मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सेकेंड समय का होता है, मोल पदार्थ का द्रव्यमान का होता है। अगला 1 अंगस्ट्रम, 93 क्वेश्चन, 1 अंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है, 10 के पावर -15 मीटर, या 10 के पावर 10 मीटर, या 10 के पावर 1 मीटर -1 मीटर, की 10 के पावर -10 मीटर। तो 1 अंगस्ट्रम जो होता है वो बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1 अंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल की ओर, ऊष्मा का मात्रक बताओ क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा बुआ जूल, क्या हो जाएगा, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल, ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। अगला सवाल की ओर, ज्योति तीव्रता क्या हुआ, ज्योति तीव्रता का आधारी मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा कि न्यूटन होगा कि जूल होगा कि वाट होगा, तो ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, 96 नंबर, 1 कैलोरी लगभग कितना के बराबर होता है, तो 1 कैलोरी का मान होता है 4.18 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 4.18 जूल होता है। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि 1 मील में कितने गज होते हैं, 1 मील में कितने गज होते हैं, तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1760 गज होते हैं, 1 मील में 1760 गज होते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो होता है बहुआ, याद रखना 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला, एक पारसेक कितना के बराबर होता है, एक पारसेक कितना के बराबर होता है, 3.27 प्रकाश वर्ष कि 3.26 प्रकाश वर्ष कि 3.28 प्रकाश वर्ष कि 3.29 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला सवाल आपके सामने है, क्या लिखता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताइए बुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 100 के बाद 101 नंबर सवाल में लिखता है कि 1 AMU कितना के बराबर होगा, 1 AMU कितना के बराबर होगा, 1.69 गुने 10 के पावर -27 kg,
या 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg, या 1.68 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg, या 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी, 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1.66 गुना 10 के माइनस 27 kg। अगला बुआ सवाल कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था, या वास्को डी गामा साहब ने किए थे, या कोलंबस, या इनमें से कोई नहीं। तो बुआ गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किए थे। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन महोदय ने किए थे। कुछ बोल देते हैं बुआ, सर आइजैक न्यूटन महोदय ने किए थे। अगला सवाल लिखता है 103 में, क्या लिखता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है? तो सबसे तेज अभिक्रियाशील होता है वो पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है प्लेटिनम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी। पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है? तो फल का निर्माण करता है वो अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो बदल जाता है फल में, अब बीजांड जो होता है वो बदल जाता है बउआ बीज में। तो दोनों क्वेश्चन फेमस है। बीजांड परिवर्तन होकर बीज का निर्माण करता है और अंडाशय परिवर्तन होकर फल का निर्माण करता है। 105 नंबर सवाल में लिखता है कि किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है और संख्या में पूछेगा बुआ तो 46 होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जोड़ा में कितना मारेंगे? 23 होता है। इसमें गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो होता है बुआ याद रखना डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से मिल करके गुणसूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है, डीएनए एवं प्रोटीन। 106 नंबर सवाल में लिखता है कि बताइए पौधे के मूल द्वारा, मूल का मतलब होता है जड़ द्वारा, जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण क्रिया के द्वारा होता है। लेकिन पेड़ पौधों में अगर मान ले बुआ पत्तियों के द्वारा अगर वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वो याद रखना बुआ विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अगला सवाल 106 के बाद आते हैं 107। 107 में लिखता है क्वेश्चन कि बउआ सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख काम क्या है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख काम है बउआ कोची करना? सुरक्षा करना। सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख काम है क्या करना? सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना काम है। अगला 108। 108 में कहता है कि निम्न में कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है? ना तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है, वो कौन है बाबू? वायरस। कौन है? वायरस। वायरस का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डमित्री इवानोवस्की। क्या बोले बुआ? डमित्री इवानोवस्की। वायरस का खोज किसने किया था? डमित्री इवानोवस्की ने किए थे। डमित्री इवानोवस्की ने वायरस का खोज किए थे। सवाल आता है कौन से पौधा में? तो याद रखना तंबाकू का पौधा था, तंबाकू का पौधा था, उसमें खोज किया गया था। कौन सा विटामिन खून को जमा देता है? खून को जमाने वाला विटामिन का नाम बताओ। तो विटामिन के। खून को जमाने का काम कौन करता है? तो विटामिन के। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे तत्व या धातु का नाम बताओ जो खून को जमाता है, तो याद रखना कैल्शियम। तत्व या धातु में कैल्शियम होता है जो खून को जमा देता है, जबकि विटामिन में क्या मारेंगे? के मारेंगे। अगला सवाल, दूध को पृथक करने के लिए क्या लिखा? दूध को पृथक करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग करते हैं? दूध को क्रीम जो निकाला जाता है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, अपकेंद्रन का प्रयोग करते हैं। किसका बुआ? अपकेंद्रन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अपकेंद्रन का प्रयोग किया जाता है। अगला में लिखता है, क्या लिखता है कि बताइए कि अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कौन सी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है बउआ NaCl को कौन से विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? प्रभाजी आसवन की क्रिस्टलीकरण की अपकेंद्रन? ये ऑप्शन नंबर डी है बुआ, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ लिखा गया है तो उदरपातन। तो सही ऑप्शन उदरपातन ही होगा। सही उधर क्या होगा? उदरपातन ही होगा। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन में कहता है कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है।
तो बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40 बटा विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 320 अगुने बहुआ कितना 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 4 8 हो जाएगा 32 और 8 से भागा करेंगे बहुआ किसको 100 को। तो 8 एक कम हो जाएगा 8 बच जाएगा हमारा 2। तो 2 पर तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 सही ना। देख लेते हैं 8 से भागा मारो 100 में कितना भागा वो 8 से 100 में 8 से भागा हमारा 100 में। तो 8 एक कम 8 ये हो गया 2 0 तो हो जाएगा 8 एक कम 8 8 दूनी हो जाएगा 16 तो हो जाएगा 4 0 8 5 40 12.5 ऑप्शन 12.5 से 12.5 किसी का ऑप्शन ही नहीं हुआ। इसका ऑप्शन 12.5 होना चाहिए। 12 क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। एक बार बुआ चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला बुआ कहता है एक घने जंगल 113 में क्या लिखा है एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो क्या अवलोकन करने को मिलता है। कॉम्पटन प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या टिंडल प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी टिंडल प्रभाव। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी टिंडल प्रभाव। 114 नंबर सवाल में लिखता है कि 2 या 2 से अधिक धातु हो या अधातु हो के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु हो या अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं बुआ मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या धातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। को कहते हैं समांगी मिश्रण एक को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। अगला सवाल 116 नंबर सवाल में लिखता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे झुनझुनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें। लिखता है शुद्ध जल का ताप कितना पर उबलने लगता है। तो याद रखना बुआ हम लोग पढ़े हैं 100 डिग्री सेल्सियस और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो सेल्सियस में 100 बढ़ाएंगे तो 273 में भी 100 बढ़ाना होगा। तो 273 में 100 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 373। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला वो 117 नंबर सवाल में लिखता है कि कौन धातु विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन धातु विद्युत का भी और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सोना कि चांदी कि लोहा कि तांबा। तो सबसे अच्छा होता सुचालक हुआ चांदी होता है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है चांदी जिसका संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या होता है कितना 47 होता है। कौन अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का अधातु में कौन है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट। कौन हुआ ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में करते हैं। अगला सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है बुआ धातु है अधातु है उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है बुआ उपधातु। सिलिकॉन क्या है बुआ उपधातु। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल कहता है एडीपी क्या कहता है एडीपी का पूरा रूप क्या नाम बताओ। एडीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन हमने देखा हुआ। कितना क्वेश्चन देखा 120 क्वेश्चन लगातार 120 क्वेश्चन बाबू हमने बोलता रहा। तो बुआ मेरे इस मेहनत को बेकार जाने ना दीजिएगा। आपसे बाबू प्लीज़ आपसे कह सकते हैं प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है। प्लीज़ कह सकते हैं हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बाबू सेंड ज़रूर करिएगा शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के पास ताकि हमारा यह मेहनत बुआ लोगों के पास पहुँचे पढ़े और हमारा एक प्रकार से नाम हो। और 120 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग हमारे मेहनत को ज़रूर बुआ आगे बढ़ाइएगा शेयर करिएगा। उम्मीद है हमारे बच्चों पर चूँकि हमारे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों पर बुआ हम लोग टिके रहते हैं। मिलते हैं बुआ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग क्या बोलें जय हिंद बोल सकते हैं। जय हिंद जय भारत। और हम बिहार में रहते हैं तो जय बिहार बुआ। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत जय बिहार जय मेरे प्यारे बच्चों।